करीब 3 सप्ताह से सियासी ड्रामे के बाद कांग्रेस के 6 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और 2 विधायक सदन से गायब हो गए। और फिर मणिपुर में बीजेपी की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। कुछ मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अल्पमत में आई बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में विश्वास मत के दौरान बीजेपी के पक्ष में 28 वोट पड़े। कांग्रेस के 8 विधायक अनुपस्थित रहे। वोटिंग के बाद कांग्रेस विधायकों ने विरोध जताया और सदन के वेल में कुर्सियां फेंकी। विधानसभा में ध्वनि मत से वोटिंग कराई गई। इसमें बीजेपी के 28 और कांग्रेस के सिर्फ 16 विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस के 8 विधायकों की गैर मौजूदगी से बीजेपी का रास्ता साफ हो गया और उसने आसानी से विश्वास मत जीत लिया। मणिपुर विधानसभा की मौजूदा संख्या 53 है। 4 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया है, जबकि 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह ने कहा, मणिपुर में कोई कानून नहीं बचा है। हम वोट डिवीजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को ये पसंद है। बीजेपी के ही कई लोग इस सरकार को पसंद नहीं करते हैं। विश्वास मत के बाद ही कांग्रेस के 6 विधायकों ने स्पीकर को अपने इस्तीफे की पेशकश की है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के सामने 17 जून को राजनीतिक संकट उपस्थित हो गया, जब 6 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया था। बीजेपी के 3 विधायक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि बीजेपी के शीर्ष नेताओं और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के हस्तक्षेप के बाद नेशनल पीपल्स पार्टी के 4 विधायक बाद में गठबंधन में वापस लौट आए। पार्टी करने और पार्टियों में जाने के शौकीन आदित्य ठाकरे का बचाव कर रहे संजय राउत भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम न घसीटा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं से घूमकर फिर आदित्य ठाकरे का नाम उछल ही जा रहा है। इस पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने खुली चुनौती दी है कि पीठ पीछे बोलने की बजाय विरोधी सामने आकर आदित्य ठाकरे का नाम क्यों नहीं लेते। संजय राउत सीधे बीजेपी का नाम लेकर कह रहे हैं कि वो इस केस में निचले स्तर की राजनीति कर रही है। संजय राउत ने कहा, हिम्मत है तो नाम लीजिए, हिम्मत है तो नाम लेकर सबूत लाकर बोलिए। आप सिर्फ बदनामी की मुहिम चलाएंगे, ये कैसे चलेगा। कुछ दिन पहले तक उद्धव ठाकरे कहते थे कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो हमें दिखाएं, और अब सबूत की मांग संजय राउत करने लगे। जब सीबीआई मामले की जांच करेगी तो सबूत भी सामने आएंगे और दोषियों के नाम भी। आदित्य ठाकरे से जुड़े सवालों पर संजय राउत भड़क गए। उन्होंने कहा कि उस लड़के का क्या संबंध है। महाराष्ट्र के जो बीजेपी के लोग हैं वो खुलकर नाम लेकर बोले ना, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या संबंध है उस लड़के का। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट वायरल हुई जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी है और इसी बात पर शिवसेना भड़की हुई है। अब इसे लेकर शिवसेना अपने विरोधियों पर हमले बोल रही है और सबूत पेश करने की चुनौती दे रही है। संजय राउत ने चुनौती तो दी महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को, लेकिन आदित्य ठाकरे का नाम बिहार के बीजेपी नेता निखिल आनंद ने लिया। निखिल आनंद ने कहा कि अब तो सीबीआई को संजय राउत आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ करनी चाहिए। संजय राउत आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट हो तो रहस्य से पर्दा उठ जाएगा। हालांकि 4 अगस्त को आदित्य ठाकरे ने इस पर चुप्पी तोड़ी थी। आदित्य ने सुशांत मामले में अपना नाम घसीटे जाने पर एक बयान जारी किया था। इसमें आदित्य ने लिखा था कि लोग व्यक्तिगत रूप से मुझ पर और ठाकरे परिवार के सदस्यों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मेरा किसी भी प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। लोग सुशांत मामले की आड़ में गंदी राजनीति पर उतर आए हैं। बिहार में चुनाव है और सुशांत बिहार के रहने वाले थे, तो इसलिए सियासत जोरों पर है। सच्चाई क्या है, इसका पता लगाने की कोशिश मुंबई पुलिस भी कर रही है, सीबीआई भी कर रही है और ईडी भी। उम्मीद है बिहार चुनाव से पहले कुछ न कुछ सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
सोनिया गांधी ने प्रियंका वाड्रा, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल की 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, जो सचिन पायलट की शिकायतों का समाधान करेगी। और इस कमेटी के बनने के साथ ही गहलोत के निकम्मे और नाकारा सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी हो गई और पूरी कांग्रेस जश्न मनाने लगी है। इस नाटक का पटाक्षेप प्रियंका ने करवाया या राहुल ने, बहस इस बात पर शुरू हो गई है। लेकिन क्या 3 घंटे तक कांग्रेसियों में चले हाई प्रोफाइल ड्रामे से अशोक गहलोत सरकार का संकट खत्म हो गया और सब कुछ वैसा हो गया जैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं हो? शायद ऐसा नहीं है। गहलोत और पायलट की तलवारें भले ही म्यान में लौट आई हों, लेकिन उसके निकलने का खतरा अभी भी है, अब तो पहले से ज्यादा, क्योंकि किसी भी सूरत में पायलट की सारी बातें मानी नहीं जाएंगी। और सूत्र बताते हैं कि गहलोत की जगह आखिरी चुनावी साल में सचिन पायलट को 1 साल के लिए सीएम बनाया जाएगा और कांग्रेस उनके चेहरे पर ही अगला विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगी। ये समझौता राहुल, प्रियंका और पायलट के बीच हुआ। इसी वजह से पायलट से फिर से डिप्टी सीएम बनने और अध्यक्ष पद पर वापसी करने के राहुल गांधी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। समझौते के मुताबिक सीएम पद पर गहलोत के पास अभी 2 साल का वक्त है। इन 2 सालों तक अशोक गहलोत खामोश तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि जो सीएम हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर फर्जी फोन टैपिंग का इतना बड़ा ड्रामा कर सकता है, वो आगे आज्ञाकारी बालक की तरह दिल्ली के आदेशों पर कठपुतली की तरह गर्दन तो हिलाने से रहा। और जब गहलोत कुछ करेंगे तो उसका सीधा असर पायलट और उनके समर्थकों पर पड़ेगा। मतलब कि राजस्थान में कांग्रेस का असली संकट अब शुरू हुआ है, ऐसा संकट जो धीरे धीरे कांग्रेस की जड़ों को खोखला करेगा। और विधानसभा चुनाव आते आते कांग्रेस का पूरा किला मिट्टी के घरौंधे की तरह भड़भड़ाकर गिर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शशि थरूर के बाद अब कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कांग्रेस की दुर्दशा पर सवाल उठाए और स्थायी अध्यक्ष की मांग कर डाली। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी अगर तैयार नहीं हैं, तो पार्टी को उनके इंतजार में वक्त नहीं गंवाना चाहिए और किसी तीसरे को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस में लंबे समय से सियासी उठापटक का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने 1 साल पूरा होने वाला है। माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही अपना स्थायी अध्यक्ष भी चुन सकती है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद की होड़ में माने जा रहे नेताओं में सबसे आगे राहुल गांधी का नाम ही सामने आ रहा है। हालांकि राहुल ने इस अध्यक्ष पद से पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तीफा दे दिया था और अब तक उनकी तरफ से इस पद पर लौटने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इस पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस की कमान नहीं संभालना चाहते तो किसी दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहिए। सिंघवी ने कहा, यही पार्टी है जिसने हाल ही में 10 साल शासन किया। यही पार्टी है जिसमें मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 60% राज्यों के चुनाव जीते। मैं साफ कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी विजय का सवाल है, हमारी अभी बहुत बुरी हालत है। सिंघवी ने आगे राहुल का पक्ष लेते हुए कहा कि जो व्यक्ति अध्यक्ष था 2019 में हार गया, उसे हम दोबारा अध्यक्ष नहीं बना सकते, ये गलत है। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि अगर वे निर्णय नहीं लेते हैं तो ये गलत होगा कि उसका कोई विकल्प नहीं निकाला जाए। अगर राहुल निर्णय नहीं ले रहे हैं तो अध्यक्ष पद के लिए कोई ना कोई विकल्प निकालना भी आवश्यक है। उस ऊहापोह में पार्टी को नुकसान होता है, ये सब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक गुरु बताया है। अदिति सिंह ने कहा कि मेरे राजनीतिक गुरु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और मैं आज उनकी वजह से ही हर लड़ाई लड़ रही हूं। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह की प्रियंका वाड्रा से खटपट हुई तो प्रियंका वाड्रा उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करवाने पर तुल गईं। लेकिन प्रियंका वाड्रा को इस मामले में कोई सफलता हासिल नहीं हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। अदिति सिंह के बागी होने के बाद से सोनिया गांधी की रायबरेली की सीट खतरे में पड़ गई है।
अदिति सिंह रायबरेली के सिविल लाइन चौराहे पर कमला नेहरू ट्रस्ट की जमीन पर कई दशकों से काबिज पटरी दुकानदारों को कोर्ट के आदेश पर वहां से हटाने के लिए जिला प्रशासन के नोटिस जारी करने के बाद उन दुकानदारों के पक्ष में खुलकर उतर आई हैं। इस दौरान समर्थकों के जोश के साथ अदिति सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैं इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में ले जाऊंगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण को जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया तब उन्होंने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए भरोसा दिया है कि अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अदिति सिंह ने कहा कि आप लोग ये जान लें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी पर कोई अत्याचार नहीं होगा। प्रशासन ने इस मामले में गरीबों की नहीं सुनी, उनको सुनवाई का मौका तक नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने कमला नेहरू ट्रस्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जमीन पर कई दशक से ये दुकानदार काबिज हैं, तो ट्रस्ट के पक्ष में ये जमीन कैसे फ्री होल्ड हो गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही रायबरेली की विधायक अदिति सिंह का झुकाव सरकार की तरफ हो गया है। कांग्रेस की कई बंदिशों का विरोध करते हुए विधायक अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ सरकार के पक्ष में बयान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनना जितनी बड़ी घटना है, उसी तरह की घटना पूर्व नौकरशाह शाह फैसल का अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना है। शाह फैसल के फिर से नौकरशाही में लौटने की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि फैसल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के एडवाइजर बन सकते हैं। जानकार मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा का उपराज्यपाल बनना सामान्य घटना नहीं है। मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल बनने के साथ ही प्रदेश में बड़े फैसलों पर पर्दे के पीछे भूमिका निभाई जाने लगी है। कहा जा रहा है कि अब तक आईएएस अफसरों की सलाहकार समिति के साथ काम करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए अब केंद्र एक नए प्रयोग की पटकथा लिख रहा है। जो संभावित विकल्प नजर आ रहे हैं, उसमें सबसे प्रमुख उपराज्यपाल के लिए राजनीतिक समिति बनाने का है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की बहाली के लिए गवर्नर के साथ एक राजनीतिक सलाहकार समिति बनाने की योजना पर काम कर रही है। सूत्र बताते हैं, शाह फैसल का इस्तीफा भी इसी समिति का हिस्सा बनने के लिए कराया गया है। इसके अलावा ये भी अटकलें हैं कि अगर शाह फैसल फिर से नौकरशाही में लौटते हैं तो भी उन्हें राजभवन के करीबी पद पर ही जगह दी जाएगी। राज्य की संभावित राजनीतिक सलाहकार समिति में कई और नामों को शामिल करने की चर्चाओं को बल मिल रहा है। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा, जम्मू कश्मीर सरकार के पूर्व मंत्री हबीब द्राबू, अल्ताफ बुखारी और सुनील शर्मा के नाम शामिल हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में राजनीतिक गतिविधियों को परोक्ष रूप से संचालित करने और प्रदेश में लोगों के मन में विश्वास की बहाली के लिए जनता के बीच के प्रतिनिधियों को गवर्नर के साथ सलाहकार समिति के रूप में रखने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के कुछ ऐसे अफसरों की लिस्ट भी तैयार कराई जा रही है जिनकी पब्लिक के बीच में छवि अच्छी कही जाती रही हो। शाह फैसल का नाम इन अफसरों की सूची में शामिल है। इसके अलावा पूर्व में राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एडवाइजर रहे बशीर अहमद खान समेत कुछ अन्य अफसरों के नाम भी चर्चा में हैं। अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी निजी तौर पर जम्मू कश्मीर की स्थितियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की स्थानीय नेताओं के बीच भी अटकलों, चर्चाओं और संभावनाओं पर मंथन हो रहा है। इन सब के बीच श्रीनगर के राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भले ही निवर्तमान उपराज्यपाल गिरीश मुर्मू की टीम के साथ शुरुआती काम शुरू कर चुके हों, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास जम्मू कश्मीर कुछ नए सरप्राइजेस का साक्षी बन सकता है। ये भी तय है कि इस खास फैसले में पीएम मोदी और अमित शाह का सीधा दखल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा तंज किया।
और वो भी 10 राज्यों के सीएम्स के साथ बैठक हो रही थी। और इसी बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना से प्रभावित 10 राज्यों की बैठक में इस जानलेवा बीमारी को हराने का मंत्र भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने केजरीवाल एंड कंपनी के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें गुणा भाग कर ये कहा गया था कि 31 जुलाई तक राष्ट्रीय राजधानी में 5.5 लाख कोरोना के केसेस हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सही फैसले और नीति से कोरोना को मात दी जा सकती है। ये गुणा भाग मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने किया था। बैठक के दौरान पीएम ने कहा कि हरियाणा, यूपी के कुछ जिले और दिल्ली में एक समय ऐसा आया कि लगा कि कोरोना काबू में नहीं आएगा। दिल्ली सरकार ने तो ऐसी घोषणा ही कर दी थी कि बहुत बड़ा संकट आएगा। पीएम ने कहा, लेकिन हमने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की, दिल्ली कार्य योजना पर काम किया और हमें सफलता मिली। आज हम सबका प्रयास सामने है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि 31 जुलाई तक राजधानी में 5 लाख कोरोना के एक्टिव केसेस होंगे। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के दावे को गलत ठहराया था। उन्होंने कहा कि मामले बढ़ेंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं। दिल्ली में जुलाई के आखिर तक कोरोना के केस 1 लाख के ही पार पहुंचे थे। एक्टिव केसेस तो 10,000 से थोड़ा ज्यादा हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के मामले 5 लाख से ऊपर हो जाएंगे। हालांकि बाद में राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये केंद्र के नियम वाले आकलन के आधार पर कहा गया था। बता दें कि दिल्ली में फिलहाल कोरोना नियंत्रण में है और केंद्र तथा राज्य सरकार के एक्टिव होने के बाद इस बीमारी को बड़े पैमाने पर फैलने से रोकने में सफलता हासिल हुई है। और दूसरी तरफ केजरीवाल एंड कंपनी इसका श्रेय लेने की भी कोशिशों में जुट गई है। इसलिए पीएम मोदी का संकेत साफ था कि केजरीवाल इस श्रेय की सियासत में न पड़े, क्योंकि इसमें उनका कुछ भी किया धरा नहीं है।